निकुंज को भी शामिल करते हैं सुबह अपने कॉन्वर्सेशन में। गुड मॉर्निंग निकुंज। निकुंज, इस समय आज सुबह के संकेत तो वापस से काफ़ी चिंताजनक नज़र आ रहे हैं और आर.एस. शर्मा जी से अभी हम बात कर रहे थे, वो कह रहे थे लाइटली मत लीजिए ये जो स्पाइक हुआ है, अगर ये मामला यहाँ से और बिगड़ता है तो बढ़ भी सकता है क्रूड, क्योंकि एडिशनल सप्लाईज कहीं बढ़ी नहीं है लास्ट 3-4 सालों में। गुड मॉर्निंग, आप कैसे देख रहे हैं एलिमेंट्स को? अच्छा देखिए, क्रूड की जो प्राइसेस हैं, हमने कोविड के पीक क्राइसिस पे $1 और $0 भी देखा था। तो क्या एक वो ओवर रिएक्शन था? जी हाँ, एक ओवर रिएक्शन था। क्या फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर कमोडिटी प्राइसेस और स्टॉक प्राइसेस एक इरेशनल रह सकते हैं फॉर एन लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम? हो सकते हैं, इसीलिए बेयर मार्केट आते हैं, इसीलिए बुर मार्केट आते हैं। तो क्या क्रूड प्राइसेस $100 के ऊपर रह सकते हैं और क्या आप यहाँ पे इरेशनैलिटी आ सकती है? जरूर आ सकती है। तो क्या आप इसको रूल आउट कर सकते हैं? जी नहीं। कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है जी कि क्रूड 100 के ऊपर नहीं जाएगा और 115 के ऊपर रुक जाएगा और कुछ बहुत बड़ा ऐसा होने वाला 115 में जिसके बाद क्रूड अचानक गिरने लगेगा। ऐसा नहीं हो सकता है। एक प्रक्रिया है जिसके अंदर मार्केट्स हमेशा ओवरशूट करते हैं और अंडरशूट करते हैं, और क्रूड का जो मार्केट है इस समय ओवरशूट कर रहा है। कहाँ पर जाकर के रुकेगा हमें नहीं पता है, और सबको पता है कि भाई क्रूड का इम्पैक्ट भारत में क्या आएगा। देखिए, एक बड़ी कंसर्न भारत के लिए ये है कि क्रूड के जो प्राइसेस हैं हिंदुस्तान में, जो कंज्यूमर दे रहा है, जैसे हम कहते हैं, क्योंकि क्रूड आपका जो पैग है वह अभी भी $75 to $80 के आसपास है, क्योंकि दिवाली के बाद प्राइसेस बढ़े ही नहीं है। तो यूपी इलेक्शन के बाद आर वी इन फॉर अ बिग अपटिक इन प्राइसेस? अगर फ्यूल के प्राइसेस बढ़ते हैं उसका डिमांड पे सीधा असर आएगा, और डिमांड इस समय बहुत अच्छी नहीं है अजय। अक्टूबर का जो क्वार्टर था उसके अंदर वर्ल्ड को एनर्जी का एक झटका लगा था, मगर इस समय हम एक शॉक वेव से जा रहे हैं। तो जाहिर है जो Q4 के नंबर आएंगे वो Q3 से खराब रहेंगे, और हो सकता है Q4 का जो इम्पैक्ट है वो Q1 तक चले। तो अभी आने वाले कुछ समय तक डिमांड को लेकर के चिंता बनी रहेगी, हाई कमोडिटीज़ को लेकर के चिंता बनी रहेगी, रिवाइवल नहीं दिख रहा है, और जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि शेयर बाजार के अंदर एक रीएडजस्टमेंट हो रहा है। तो इस समय क्रूड की वजह से या एनर्जी की वजह से या कमोडिटी की वजह से एक डिमांड पे अच्छा खासा असर पड़ चुका है, और मुझे लगता है कि वह रहेगा। तो इस तिमाही में हमें कुछ बड़े नतीजों में उम्मीद नहीं करनी चाहिए, और मेरा मानना है कि यह जो इशू है मार्च, अप्रैल, मई कितने महीने और प्रोलॉन्ग होता है यह बोलना बहुत मुश्किल है। जो गाड़ी एक रफ्तार पे भाग रही थी अजय, जिसकी हम बार बार बात करते हैं, गाड़ी इस समय धीमी हो चुकी है और कई जगह में वो यू टर्न ले चुकी है। जो हम रोज बात करते थे कि भैया रुकिए, वेट करिए, उसके बाद डिसीजन लीजिए। ऑलराइट, मॉर्निंग निकुंज। तो ऐसे में इन सब कंसर्न्स के बीच में आज किस तरह से मार्केट्स को इस हफ्ते अप्रोच करना चाहिए? आज किन खास सेक्टर्स पर आपकी नजर होगी? प्रियंका, मेरी राय अभी भी यही है जो मैं काफ़ी समय से मेंटेन कर रहा हूँ कि इस समय शेयर बाजार में अगर ट्रेडिंग आपको करनी है तो इंट्राडे ट्रेडिंग करिए। आप कैरी पोजीशंस नहीं कर सकते। आप सोमवार को गए और देखिए आपको मंगलवार शेयर बाजार बंद थे और बुधवार को किस प्रकार के ग्लोबल क्यूज आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये बोलना कि मैं एक पोजिशनल ट्रेड करूंगा ऐसे माहौल के अंदर, वह शायद एक एडवाइजेबल स्ट्रैटेजी नहीं है। वो इसलिए एडवाइजेबल स्ट्रैटेजी नहीं है बिकॉज वॉलेटिलिटी और ग्लोबल फैक्टर्स इस प्रकार मूव कर रहे हैं कि उन बेसिस की वजह से आपको पता नहीं कि देखिए मंडे की जो क्लोज थी खराब क्लोज नहीं थी, मगर वेंसडे का जो गैप डाउन होगा वह फिर से पोर्टफोलियो को हिला देगा। तो ट्रेडिंग कम करिए, और अगर ट्रेडिंग करते तो इंट्राडे ही ट्रेडिंग करिए, स्टिक स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग करिए। मेरा ये मानना है क्योंकि डोमेस्टिक स्लो डाउन आएगा, हाई एनर्जी कॉस्ट का इम्पैक्ट आएगा। आप ऑटो सेल्स देखिए, टू व्हीलर की ऑटो सेल्स अभी भी अच्छी नहीं आई हैं। तो मेरा ये मानना है कि एक समय आ रहा है मार्केट के अंदर जिस समय आपको वापस ओवरवेट आईटी होना पड़ेगा। जैसे हमने बिगिनिंग ऑफ द ईयर और दिसंबर एंड में बात करी थी कि आईटी से निकल के बैंक्स में जाइए, मुझे लगता है कि एक वह समय आ रहा है। आईटी में अचानक जो गिरावट आ रही थी वह रुक सी गई है, और जाहिर सी बात है कि आईटी के लिए खराब मैक्रो इज ऑलवेज गुड न्यूज़ बिकॉज रुपी वीक होता है। जो भी कंपनी आउटसोर्सिंग कर रही हैं, क्या उनकी डिमांड पे क्रूड या फिर रशिया में जो रहा है असर पड़ेगा? जी नहीं।
इफ़ एट ऑल अगर आप देखें तो यूएस बॉन्ड यील्ड्स नीचे आ चुकी हैं, तो जो ग्लोबल टेक्नोलॉजी स्टॉक्स के अंदर जो हमने एक प्रकार की भयंकर रीप्राइसिंग देखी थी वह भी कम हो चुकी है। अजय, जो सिल्वर लाइनिंग है इस पूरे हर कहानी के दो पहलू होते हैं। एक हालांकि छोटी सी सिल्वर लाइनिंग है, मगर सिल्वर लाइनिंग जो दिख रही है वह यह है कि यूएस बॉन्ड यील्ड्स गिर चुकी हैं। तो अब जो मार्च में फेड की बैठक होगी उसमें कम से कम ये बात तो तय है कि फेड 50 बिप्स नहीं बढ़ाएगा। ऑलराइट, तो क्लियरली ये तो बाजार पर नजर आ रही है। निकुंज, गुड मॉर्निंग। आज के लिए जिस तरह से आप सेटअप अभी समझा रहे हैं, इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से होंगे जिन पर हमें नजर रखनी होगी? देखिए, गैप डाउन है आज मानसी, और गैप डाउन के बाद ही हमें देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से निफ्टी सेटल होता है। तो आज का गैप डाउन और 11 बजे के बाद ही मार्केट में नज़र रखिए। देखिए, लेवल्स की इसमें इस मार्केट में लेवल से ज़्यादा एक रणनीति इंपॉर्टेंट है मानसी, क्योंकि आप अगर पोजिशनल ट्रेड्स ले रहे हैं, आप अगर पोजिशंस को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, भले वो निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, तो वो शायद वो एक एडवाइजेबल स्ट्रैटेजी नहीं है, क्योंकि इस समय मार्केट के अंदर जो उतार चढ़ाव आ रहा है, जिस प्रकार से न्यूज़ डेवलपमेंट हो रहा है, यह इस समय बड़ी पोजीशंस और पोजिशनल ट्रेड्स का नहीं है। मगर किसी क्षेत्र पे अगर नज़र रखनी है, कॉन्ट्रा कॉल मैं ज़रूर बोलूँगा। हालांकि मैंने बोला था कि इस समय टू व्हीलर सेल्स नहीं आ रही हैं, मगर अजय, मानसी, प्रियंका, मेरा मानना है कि हिंदुस्तान के अंदर काफ़ी बिजनेसेस नॉर्मलाइज हो रहे हैं। हमारे बच्चे स्कूल जाने लगे हैं, हम दफ्तर में बैठ कर के काम कर रहे हैं, सभी बड़े दफ्तर इस समय खुल चुके हैं, स्कूल कॉलेजेस में अब जाने लगे हैं। तो अगर एक नॉर्मलाइजेशन इकोनॉमी का हो रहा है, तो मुझे लगता है कि टू व्हीलर स्टॉक्स में आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों कॉन्ट्रा बाय जरूर है। देखिए अजय, अगर आप कम्यूट करेंगे तो जाहिर है आपको टू व्हीलर्स और फोर व्हीलर्स की ज़रूरत पड़ेगी, और टू व्हीलर्स की ज़रूरत इसलिए पड़ेगी बिकॉज वो अफोर्डेबिलिटी फैक्टर वहाँ पर ज़्यादा है। ईवी को लेकर के इस पूरे सेक्टर को जो मार पड़ी है, मुझे लगता है मार भी ज़्यादा पड़ी है। हो सकता है ईवी आने वाले समय में बड़ा हो जाए, मगर अभी भी जो ईवी लॉन्चेस हुई हैं वह जो एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं उनका मार्केट शेयर नहीं हिला पाएंगी। तो नॉर्मलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, कम्यूटिंग, कॉलेज ट्रैवल, स्कूल ट्रैवल, नॉर्मलाइजेशन ऑफ द ऑफिस, मुझे लगता है कि टू व्हीलर की डिमांड जो रुक सी गई थी वापस आई थी। हालांकि कल छुट्टी का दिन था, मैं अपने रिलेटिव से मिलने गया था, और ऐसा लग रहा था कि भाई छुट्टी के दिन के अंदर भी पीक मुंबई ट्रैफिक वापस आ चुका है। तो अगर आप फील कर सकते हैं जी भाई ट्रैफिक वापस आ चुका है, ट्रैफिक वापस आ चुका है, तो जाहिर है गाड़ियों की और टू व्हीलर्स की डिमांड आएगी। तो मुझे पता नहीं अजय आपका कल क्या एक्सपीरियंस था, पर जी मुंबई में ट्रैफिक वापस आ चुका है ये मैं तो बोल सकता हूँ। भाई मुंबई को निकुंज जैसे बोलते हैं कि द सिटी नेवर स्लीप्स, हम लोग अभी वापस लौटते हैं जब शाम को, तो स्लोअर परेल में 1.5 घंटा अटक जाते हैं, तो वापस तो सही कह रहे हैं आप, यादें ताज़ा हो गई हैं जो 2-3 साल पहले हुआ करती थी जब ऑफिस नॉर्मल था। बिल्कुल, क्लियरली यहाँ पर ऑफ कोर्स अनलॉक थीम है जिस पर फोकस भी है, लेकिन साथ ही कॉशियस नजरें अपनाने की भी राय निकुंज की तरफ से। निकुंज, शुक्रिया ये सारी की सारी जानकारी देने के लिए, बाजार पर अपना एनालिसिस और साथ ही सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच भी आपका हमें बताने के लिए। तो चलिए, ट्रेडर सेटअप हमने समझा, ट्रेडिंग स्क्रीन कैसा नजर आ रहा है, फायदा बाजार के अपडेट्स कैसे नजर आ रहे हैं, और साथ ही यहाँ पर बाजार का आउटलुक निकुंज की तरफ से हमने जाना। लेकिन अब